खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जी हाँ, संगीत प्रेम का एक ऐसा सागर है जिसमें हम जितना डूबते जाते हैं उतना ही और डूबना चाहते हैं। आज जिस गायक से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने अगर साईं गाया तो नानक भी गाया। वो जो म्यूजिक का पूरा अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। संगीत की दुनिया का एक ऐसा मोती जिसने खुद को गायकी के धागे में ऐसा पिरोया कि खुद ही साज हो गया। अब उन्हें देखकर और मैं क्या कहूँ, वो तो सरताज हो गया। नमस्कार सरताज जी। नमस्कार जी, सत श्री कैसे हैं अकाल। आप? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। बहुत खैरियत है? बढ़िया। इतनी बहुत इतनी ज़रा बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में। वाह! रूबरू शुक्रान आपका सबका, और इतनी ज़रा नवाज़ी के लिए इतने अच्छे अल्फ़ाज़ आपने इस्तेमाल किए हमारे लिए। ज़े नसीब। और हम कोशिश करते रहेंगे कि जिन अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल हुआ है हम उनके काबिल भी हो सकें। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपके सामने कोशिश की है इन अल्फाजों को यूज करने की, और मैं शुरू में तो मैं घबरा रही थी कि कुछ अरे! उल्टा पुल्टा बोला गया तो आप तो फिर हैवी लिटरेचर के, अरे नहीं, तो नहीं, आई नहीं, वाज बिल्कुल लाइक नहीं। कि कुछ गलत ही ना मुंह से निकल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तजुर्बेकार, आपके लहज़े से लग रहा है कि आपने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, और ऐसा कभी होता नहीं है। और हो भी तो हर एक आर्टिस्ट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो सपोर्टिव आर्टिस्ट होकर चले, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग हमायत थैंक यू करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच हौसला अफजाई या, के लिए। या, सबसे पहले आपका जो सॉन्ग है रसीद, उसके लिए बहुत सारी मुबारकें एंड ढेरों शुभकामनाएं या। आपको। और सबसे पहले मैं उसी से रिलेटेड आपसे पूछूंगी कि रसीद जो सॉन्ग है उसका क्या थीम है, क्या स्टोरी है? पहले तो अभी जो आपने लाइन बोली कि जो डूबा सो पार, है ना? तो एग्जैक्टली। मुझे तभी स्ट्राइक किया कि हालाँकि ये पढ़ी हुई थी हमने बहुत देर पहले लाइन, जब आप रिसर्च करते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये बात दोबारा उस गीत में है कि इत्थे हारियां दी उच्ची शान होवे। जी। You know, it's the similar train what हम्म। Hazrat Mir Khusro Sahib said, and it came to me accordingly because हम लोग उनको पढ़ते हैं, सुना है और रिसर्च किया है। जी। तो उसका थीम ज़ाहिर सी बात है तसव्वुफ़ है, और सूफ़ीज़्म है। मौलाना रूमी जो कि मेरे ख़्याल से पहले दरवेशों में हुए हैं सूफ़ीज़्म के, जिन्होंने वालिंग दरवेशेस की रवायतें कायम की, जिनको देखकर मुकम्मल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका फेस्टिवल होने लगा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब शायर माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड पोएट माने जाते हैं, उनको हमने ये अकीदत दी है। मेरा बहुत अरसे से इस चीज़ के लिए ख्वाहिश थी कि हम कुछ ऐसा करें जो उनको अकीदत के तौर पर दे सकें, क्योंकि मुकम्मल जहान में सूफ़ीज़्म की जब भी बात आती है तो मौलाना रूमी की कोट्स दी जाती हैं। हम्म। तो उसका थीम ऐसा ही है, जिसमें एक कोई राहगीर है, ट्रैवलर है, जो हज़रत अमीर मौलाना रूमी की तरह अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ और पैदल चलकर उन्हीं की ज़मीन कोनिया तुर्की में ढूँढ रहा है, और फ़ारसी ज़ुबान में पूछ रहा है किसी राहगीर से कि मंदुर जुस्तजू सरज़मीन मौलाना रूमी हस्तन। तो वो उनको इशारा करते हैं, और उसके बाद वो जहान खुलता है उनके लिए, वो शहर खुलता है। तब वो वहाँ जाकर कोई उसमें एक वहाँ पे एक फ़ीमेल कैरेक्टर है जो अरसों से उस पेड़ की तलाश में है जिस पे वो अपनी नज़र बांधे और वो छुटकारा हो जाए उसका इस मायावी जाल से। हम्म। तो वो उसको मिल नहीं रहा, लेकिन इस शख्स को वो मिल जाता है, क्योंकि वो उसने गले से तोड़कर वो फेंका हम्म। और इसको कहीं रास्ते से मिल गया, इसने उठाकर उस पेड़ पे बांध दिया, तो उसकी रूह आज़ाद हो गई। तो दिस इज़ द थीम ऑफ। इस सॉन्ग का टाइटल रसीद ही क्यों रखा गया? ऐसा नहीं था कि क्यों रखा गया या ज़बरन रखा गया, ये जब भी गाना मैं गाया करता था तो ये लफ्ज़ बड़ा स्ट्राइक करता था सबसे पहले, क्योंकि वो शुरू यहाँ से होता था। हम्म। उसके उसके बाद हमने उसको मेंटेन कर लिया कि अच्छा, उसके पहले बेकरारियां होंदियां कीमती जी हासिले ना विचों इत्मीनान होवे, वो पैराग्राफ शेयर के तौर पर बनाकर पहले इस्तेमाल कर लिया। ओके। अदरवाइज़ वो पहला लफ्ज़ था जो किसी गाने का थीम के तौर पर आप नोटिस कर सकते हैं कि अच्छा, ऐसी इश्क बाज़ार दी रीत वेखी लखा साल आए ते रसीद कोई ना। हम्म। तो ऐसा लगा कि इश्क की जो रिसीप्ट, जो एक्नॉलेजमेंट होती है, जी। वो कभी ना किसी को मिली है ना मिल सकती है। हम्म। तो इसमें फ़ना हो जाना ही, जैसा आपने कहा कि डूबना ही पार होने के बराबर है। तो मेरे ख़्याल से यही वजह होगी, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो नहीं होगी, बेसिकली अनकॉन्शियसली ही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस अफ़साने के ज़रिए ये मशवरा और ये सजेशन और ये मेरी ताकीद लोगों तक पहुँचे कि जब आप दरअसल इश्क में हैं, हम्म। तो वहाँ पे फ़ना होना और निशावर हो जाना, और हम्म। किसी बात की क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस
ना रखना ही दरअसल मोहब्बत है। तो इसलिए रसीद रखा तो नाम है, लेकिन रसीद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट की उम्मीद नहीं करनी या चाहिए। बिल्कुल। जितनी खूबसूरती से आपने ये गाना गाया है, जी, उतनी ही खूबसूरत लोकेशन पे इसको फ़िल्माया भी गया। जी। बता सकते हैं कि कौन-सी लोकेशंस आप लोगों अरे ने व्हाई यूज़ नॉट, की? क्यों नहीं, हम हैपीली, क्योंकि ये टर्की में है। टर्की का जब भी ज़िक्र होता है तो इस्तांबुल शहर का ज़हन में आ जाता है हुँ, हुँ। तसव्वुर। इस्तांबुल उस जगह पे है जहाँ पे टर्की ख़त्म होता है और हुँ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। ओके। एशिया और यूरोप के का वहाँ पे मिलाप होता है। लेकिन ये सेंट्रल टर्की है जहाँ पे अंकारा जैसी स्टेट्स हैं। हुँ, हुँ। मौलाना रूमी कोनिया शहर में रहे हैं जो कि सेंट्रल टर्की में है। वहाँ पे छोटे-छोटे प्रोविंसेस हैं जैसे गोरेमी, नैवशहर, उचशर, ऐसे कुछ नाम हैं जो टर्किश नेम है, लेकिन इस ज़मीन पे काफ़ी लोगों का असर रहा है। 12th सेंचुरी में जब मौलाना रूमी खुरासान से, अफ़गानिस्तान से चल के वहाँ गए तो रोमन एम्पायर था। हुँ, हुँ। फिर इजिप्शियन भी रहे, ग्रीक भी रहे, टर्किश ज़ाहिर-सी बात है रहे, अरेबियन इम्पैक्ट भी रहा, पर्शियन तो है ही है, और अफ़गानी मौलाना रूमी ने डाल दिया। तो मुझे ये लगता है कि टर्की, सेंट्रल टर्की स्पेशली इज़ द कल्चरल हब ऑफ द वर्ल्ड हुँ। ऑनेस्टली। तो उसकी लोकेशंस जब हमने सेलेक्ट की तो मेरे ज़हन में काफ़ी अरसे से ये बात थी कि मैं टर्की में कुछ शूट करूँ, क्योंकि मुझे वो वायलिन दरवेशेस बहुत इंस्पायर करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो सबसे खूबी इस वीडियो की मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें जो दरवेशेस जो डांस कर रहे हैं, हुँ। वो ऐसा नहीं है कि कोई डांसर्स हैं, उनको आपने चोगा पहनाया और वो डांस करने लगे। वो दरअसल इबादत की तरह ही उस काम को करते हैं। वो दरअसल दरवेशेस हैं, अच्छा जी। जिनका ये रोज़ाना का काम है, और वो अपनी दरगाह या जो भी उनका एक उनकी एक बनी होती है जगह, वहाँ पे वो रोज़ इबादत करते हैं। कभी उससे बाहर जाकर नहीं करते। जैसे हर एक बंदे का होता है कि गुरुद्वारा में जाके पाठ करते, कोई मंदिर में जाकर भजन करता है, कोई मस्जिद में जाकर इबादत करता है, ऐसी उनकी एक जगह है। तो हमने उनको ताकीद की, गाना सुनाया, उसकी ट्रांसलेशन बताई कि ये इस तरह का गाना है, अगर आप हमारी गुज़ारिश मानें, और एक लोकेशन थी वहाँ पे जो आपने देखी जहाँ पे वो जी। डबिंग वो चल रहा है डांस, आप वहाँ आकर परफ़ॉर्म कर दें, तो वो राज़ी हो गए। अरे! और ये हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है, हमारी ज़ुबान के लिए ख़ास तौर पर, हमारी स्टेट पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए, कि जी। ऐसे-ऐसे लोगों ने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। सरताज, आपके गानों में रूहानियत, इश्क की झलक ज़्यादा दिखाई देती है। इसकी कोई ख़ास वजह? तबीयत मेरे ख़्याल से, मिज़ाज या फ़ितरत इंसान की, वो मेरे ख़्याल से उसकी नरिशिंग में ही होती है। जिस तरह की परवरिश आपकी होती है, उस तरह की आपका मिज़ाज हो जाता है। और दूसरा मेरे ख़्याल से मेरी इस सूफ़ीज़्म पे डॉक्टरेट है। मैंने पढ़ाया है तसव्वुफ़ को, मैंने पर्शियन ज़ुबान सीखी है। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से मिलकर, क्योंकि तसव्वुफ़ का या सूफ़ीज़्म का सबसे मरहला जो स्ट्रॉन्ग वन कोट है, वो है इश्क़ मिज़ाजी से इश्क़ हक़ीक़ी तक का सफ़र। हुँ। दुनिया में जितने लोगों की एनलाइटनमेंट है, आप उसमें यही मरहला देखेंगे। किसी को अपने गुरु में, मुर्शद में, है ना, उस्ताद में महबूब नज़र आता है, तो उन्हें पूछो कि खट्टे आए दिलबरी चो अगों आखू हुण दिलबर चो हज़ूर दिसदा। सो दिस इज़ द जर्नी फ्रॉम दिलबर टू हज़ूर। जो मैंने साईं में बोला था कि अखा खुलियां नू महबूब दसे, अखा बंद होवन तां हज़ूर होवे। दिस इज़ द सेम ट्रेन। सो आई थिंक यही वो बात है जो सादे लफ्ज़ों में या इस कंटेम्प्रेरी दुनिया में आपने अगर सूफ़ीज़्म समझाना हो तो यही उसका तरीका हो सकता है। वेरी नाइस। जैसे आपने अभी बोला, आपने म्यूज़िक का पीएचडी किया, या पर्शियन लैंग्वेज का डिप्लोमा किया, या और फिर उसके बाद गुरुमुखी पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। या तो वो तो इतना मादरी ज़ुबान है। हाँ। इतने अच्छे, इतने सारे गुण आपके पुरखों से मिला है कि आपकी फैमिली में भी पहले कोई संगीत की दुनिया में रहा है? नहीं, 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 वो ख़ालिस खेती-बाड़ी और किसानी परिवार से मेरा ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। और कभी ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा मेरे ख़्याल से, ये गाना, या हाँ, इस ऐसा ज़रूर था कि रिलीजियस फ़ैमिली थी, वो गुरुद्वारे जाते थे, वहाँ कीर्तन होता है, वो सुनते हैं, सराहते हैं। लेकिन इस तरफ ख़ास तौर पर, क्योंकि जो सूफ़ीज़्म है उसको हमेशा से हम इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत देखें तो हज़रत शकरगंज शेख फ़रीदुद्दीन गंज शकर से हुई है, शेख फ़रीद से हुई है। ओके। तो वो पहले सूफ़ी माने जाते हैं पंजाबी शायरी के, जिन्होंने गुरमुखी या पंजाबी ज़ुबान में शायरी की, और तभी वो हज़रत अमीर खुसरो का कारवां हिंदुस्तान आया। तो परिवार से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सराहा है हमेशा, मेरे को सपोर्ट किया है। मैं अपने फ़ादर साहब के कहने पर ही म्यूज़िक में आया था, या जब भी कभी कोई ऐसे मरहले या मसले हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा हमायत की है। वेरी नाइस। तो म्यूज़िक का बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ से लिया? किसको गुरु गुरु धारा और किनसे आपने ये पूरी शिक्षा शुरू की?
हाँ, वैसे तो मेरी सारी की तमाम जो इल्म, अक्ल है या एजुकेशन जिसको आप बोलते हैं, जी। तो वो मेरी ग्रेजुएशन विद म्यूज़िक ऑनर्स है। मेरी मास्टर्स इन म्यूज़िक है, एमफिल इन सूफ़ी म्यूज़िक है, देन पीएचडी इन सूफ़ी म्यूज़िक है, देन आई टॉट फॉर 6 इयर्स टू द मास्टर्स इन द कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी जी। हियर इन चंडीगढ़। तो मेरे ख्याल साथ जितने भी लोग प्रोफ़ेसर्स होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे के सारे उस्ताद हैं। लेकिन उससे पहले भी मैंने, जैसे आप 10th क्लास से मेरी बाकायदगी से तालीम शुरू हो गई थी। जी। प्राचीन कला केंद्र जैसे यहाँ एक शाखा है, इंडियन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल की, जिसका 5 साल का डिप्लोमा होता है, वो मैंने शुरू कर दिया था 10th में, ओह! जो कि मेरी ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट हुआ। तो वैसे भी जिन लोगों की सोबत होती है, अच्छे उस्ताद लोगों के साथ मिलते हैं, आप हर हमेशा सीखते रहते हैं। इवन जब मैं when I was teaching in the university, I was learning from my students also, because किसी न किसी के पास पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके पास नहीं होता, चाहे जी। वो आपका शागिर्द हो, आपका स्टूडेंट हो। तो मैंने इसलिए कहा था कि जे कोई दसे गल तजुर्बे वाली तां सुन लइए, गल ना पइए, बन जाइए उस्ताद जी भावें तां भी सिखते रहिए, नीवें बइए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आपने पीएचडी किया म्यूज़िक का। उस टाइम पे मुझे याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक डिपार्टमेंट की एक इवनिंग हुआ करती थी सेलिब्रेट, तो जिसमें सरताज बहुत अच्छा गाते थे, सुनाते थे और पूरे प्रोफेसर, स्टूडेंट्स उनको वहाँ वहाँ बैठ के सुनते भी थे। तो आज सरताज पूरी दुनिया के मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा उस टाइम आता था कि आज के टाइम पे आता है? मज़े की बात नहीं है, मुझे मेरे ख़्याल से इत्मीनान, जो मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया ना, बेकरारियाँ हुंदियां कीमती जी, हासिल इन्हां विचों इत्मीनान होवे। सुकूनियत, मुतमईन होना, अगर आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, जिसको आप सैटिस्फैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सैटिस्फैक्टरी होना, मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी का मकसद बीइंग artistic satisfaction, together the artistic satisfaction is my motive probably in my हुँ। life. I couldn't sort it yet, but I think it is. हुँ। So तब वो आलम था, उसमें आप खुश थे। मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि आप फ़नकार हों, आप एक प्रोफ़ेशनल गवैये बनें और हुँ। परफ़ॉर्म करें। मुझे लगता था कि मेरा एम था प्रोफ़ेसर बनना हुँ, हुँ। म्यूज़िक का, जो कि मुझे सबसे बड़ा एम लगता था। जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, देन आई सेड ओके, इट इज़ द लाइफ़ इज़ सेटल्ड नाउ। अच्छा। लेकिन डॉक्टरेट के दौरान आप शायरों को पढ़ा, क्योंकि सूफ़ीज़्म पढ़ना है तो शायर सबसे पहली बात है। जब उनको पढ़ा तो वो अंदर आपके बसने लगे, आपको तशबीहें, बहरें, सिम्बोलिज़्म, पोएट्री, उसका रदीफ़ समझ आने लगा। धीरे-धीरे आप खुद लिखने लगे, ख़यालात आने लगे, फिर उसकी ग्रामेटिकली जो उरूज़ होते हैं, पिंगल होते हैं, वो आप समझने लगे, सब सारी टेक्निकैलिटी ऑफ पोएट्री एंड म्यूज़िक। तो धीरे-धीरे मैं लिखने लगा, और उसकी कंपोज़िशंस बनने लगी, दोस्तों को सुनाने लगे, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कारवां करके, कब पहले यूनिवर्सिटी में गाते थे, फिर शहर में गाने लगे, फिर अलग-अलग शहरों में गाने लगे, फिर धीरे-धीरे आपको कनाडा से कॉल आई कि अच्छा, आपका हमने यूट्यूब पे ये गाना सुना, हम आपके कॉन्सर्ट्स करवाना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स हैपेंड। सो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। नाउ इट इज़ वेरी सैटिस्फैक्टरी टू, बिकॉज़ माय मोस्ट फेवरेट till date हुँ। in the entire entertainment activities is हुँ। stage performance still. हाँ। Rather I did a film also, और आप और भी कुछ करते हैं, लेकिन जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो दैट इज़ माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। सो या इट इज़ वेरी सैटिस्फैक्टरी फॉर मी टू। तो जब आप स्टेज पे होते हो आज के टाइम पे, जब आप या मंच पे परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उस लोगों में जो आपकी ऑडियंस है उसमें सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश आपको आती है कि सरताज ये गाना आप अपनी आवाज़ में हमें सुना दीजिए? फरमाइश, देखिए वो भी उम्र के तकाज़े पे मेरे ख़्याल करता है। जब यंगस्टर्स होते हैं जिस शो में ज़्यादा, तो वो यामा यामा ही करेंगे ऑब्वियसली। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये जी। उनकी उम्र है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की या उनसे एन्जॉय करने की। मैं कभी इस चीज़ को बुरा नहीं मानता हूँ। हर जी। उम्र के अपने तकाज़े होते हैं और उसको उसी तरह से जीना चाहिए। अगर आप नहीं जिएँगे, तो अगर आप बुज़ुर्ग होकर बचपन जैसी बातें करेंगे, वो अच्छा नहीं है। अगर आप हुँ। बचपन में होकर बुज़ुर्गों जैसी बातें करेंगे, वो भी उतना ही उल्टा है। जी। तो उसके अलावा ज़्यादातर जो मैं खुद ही गा देता हूँ, कभी किसी को फ़रमाइश की मौका नहीं देता, लेकिन साईं ज़ाहिर-सी बात है, वो शुरू करते हैं हम उससे। निक्की जी कुड़ी एक हमारा गाना है, जो एक छोटी-सी बच्ची हमने देखी थी, वो जी। मेरे साथ एक दरअसल वाक़या हुआ था, उस पे लिखा हुआ गाना है। हीरिए फ़कीरिए एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। अम्मी ज़्यादातर जिन लोगों जो प्रदेशों में, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस आउटसाइड इंडिया है, जो एनआरआईज़ हैं, पंजाबीज़ हैं, वहाँ पे हमारे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उनकी ये ताकीदें होती हैं, पुत साडे पैरां ते खलोए के नहीं, आई डोंट नो योर
audience is understanding what I am saying in Punjabi, but I am I am the poet of my mother tongue. So ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही मैं गाता हूँ। कभी दिल्ली में कॉन्सर्ट्स होते हैं तो मैं फ़ारसी भी गाता हूँ, उर्दू भी गाता हूँ, और मैंने लिखा है काफ़ी कुछ इन उर्दू, तो वो भी गाया करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे अफ़साने हैं अभी, कुछ पैपी नंबर्स जिसको बोल सकते हैं, 10 हाड़ दा दोपहरा कित्थे कट्टिए, बाबे बुल्ले दे पंजाब दिए जट्टिए, और तेरे पिंड वल उड़दे ने मोरवे, जां जित दे निशान सदा लाए जांदे झंडे नाल। देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स। अच्छा, अगर मैंने सरताज को बहुत दूर से सुना है, अच्छा। एल्बम्स में सुना है, सॉन्ग्स में सुना है, टीवी पे सुना है, आमने सामने बैठ के सुनने का अगर मौका आप मिलता है। कॉन्सर्ट में कभी नहीं आए हैं? अच्छा। एक्चुअली टीवी टीवी के प्रोग्राम से टाइम ही नहीं मिलता हम I know, लोगों I know, को, I know. दिन रात हम लोग 24 आवर्स No, I was शूट just शूट joking. No, no, no. शूट। Please don't be offended. तो Yeah. अगर मुझे इतना पास बैठ के सुनने का मौका मिल रहा है तो मैं Yeah. मौका छोड़ना नहीं चाहती। 2 दे- लाइंस आपकी आवाज में, अच्छा, कुछ भी? कुछ भी जो आपका अच्छा। मन है। अब शाम का आलम है, और जैसा आपने कहा कि सबसे ज़्यादा फरमाइश जिस गाने की होती है वो ये है कि सा मेरी हीरिए फ़कीरिए नी सोहणिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोहणिए, हो याद आवे तेरी देखा जदों चंद मैं, तू ही दिसे जदों अखां करां बंद मैनू लगे राधा तू ते लाल नंद मैं, काश तैनू भी होवां ऐदां पसंद मैं, कातों नींद चों जगाया नी परौणिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोहणिए। वाह जी वाह, Thank you. बहुत ही खूबसूरत, इतना पास में से, इत कान के बिल्कुल पास में बैठ के सुना, वेरी Thank you. नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अच्छा, आजकल का जो गायकी का माहौल है उसको अगर मैं देखूं तो ऐसे समय में सूफी गायकी का चयन करना, इसकी कोई खास वजह? नहीं, जैसा मैं आपने बताया कि कुछ चीज़ें जब आप कंप्यूटर लेते हैं ना तो उसकी रैम में इनबिल्टेड आती हैं, वो आप ना डिलीट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। तो मेरी परवरिश पैदाइश में मेरे ख्याल से सूफीज़्म आया है, जिसको जो मेरी लाइकिंग है, जो पर्सनल मेरी फितरत में है, जो मैं जैसे आपको कहा कि हर एक बंदे का एक ऑरा होता है जी। या उसकी लाइकिंग होती है, तो मेरे ख्याल से ये मेरी फितरत में है। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि काफ़ी लोग आए आपके साथ, उनको लगता था कि यार अच्छे खासे दिखते हो, डांस कर लेते हो, है ना, पंजाबी भंगड़ा कर हो, लेते हो। भंगड़ा कर लेते हो, पगड़ी बांधी है, आप क्यों नहीं वो भंगड़े वाला करते? हाँ, अब मैं आपको folk. बताना चाहूँगा कि आई वाज इंटरनेशनल डांसर फॉर भंगड़ा, एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल इन यूएई। लेकिन मास्टर्स डिग्री तक मैं वो करता रहा था, मतलब नाचते ही थे, गाना तो सेकेंडरी था। लेकिन जब राब्ता हुआ आपका इन अशारों से, शायरी से, मौसीकी से, ऐसी इत्मीनान वाली, सुकून वाली गायकी से, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है ना। तो ऐसा बदला कि उसके बाद एकदम से शिफ्ट हुआ, तो बैठकर हारमोनियम के साथ गाने लगे। तो इसमें कोई ख़ास ऐसा जानबूझकर कुछ डिसीज़न लेने वाली बात नहीं थी, ये इत्तेफ़ाकन और नेचुरली हुआ है मेरे साथ। अच्छा, जो सूफी गायकी है ये रागों में आती है? हाँ, मगर आप उसकी रागदारी ढूँढेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है मिल जाएँगे काफ़ी। जैसे हज़रत शाह हुसैन साहब ने रागों में काफ़ियाँ लिखी हैं, जैसे गुरबानी रागों में लिखी गई है, शायद आपको पता हो। लेकिन ज़्यादातर उसको मेंटेन करने की ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं कभी की किसी ने। क्लासिकल मौसीकी की तरह अगर अजय चक्रवर्ती जी, अभी मैं कलकत्ता गया तो उनका वो शहर है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जब हम मास्टर करते थे तो उन लोगों को उनकी क्लासिकल कैसेट सुनते थे कि राग बिहाग उन्होंने कैसे गाया है, क्योंकि हमने परफॉर्म करना होता था अपने प्रैक्टिकल में। तो जब आप उन फनकारों को सुनते हैं तो आपको पता है कि अगर आपने बिहाग शुरू किया है तो वो बिहाग में ही रहेगा, उसका चलन जो आरोह अवरोह है वैसा ही होना चाहिए जी। लेकिन जब सूफी मौसीकी की बात आती है, इसमें मेरे ख्याल से लफ्ज़ों की ज़्यादा अहमियत है। आप क्या बोल रहे हैं, जैसे आप बाबा बुल्ले शाह साहब की, जैसे आपने ये कहा कि ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतियाँ, जो हज़रत अमीर खुसरो साहब का कॉल है, तो आप उसको किस राग में गा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी बात है। आप उन लफ्ज़ों को महसूस कर रूह से किसी और तक पहुँचा रहे हैं, या वो ऑलमाइटी जिसके लिए आप गा रहे हैं वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, वो हुक और आपके अंदर से वो आवाज़ जो दर्द होना चाहिए या जिस भी तरह की वो उसका मिजाज है शायरी का,
उसको मद्देनज़र रखते हुए परफ़ॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सादे फ़ोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कभी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप मेरे ख़्याल से सूफ़ीज़्म को गाते नहीं देखेंगे। वो डफ होगी, ठीक है, या वो चिमटा होगा या तूम्बा होगा, ये सारे के सारे फ़ोक फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैं इंस्ट्रूमेंट। इसको ज़्यादा फ़ोक मौसीकी या म्यूज़िक के साथ कोरिलेट करूँगा रादर देन क्लासिकल म्यूज़िक। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की आपने बात की, तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात करूँगी कि या आपने साज़, सरताज एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके इन्वेंट बारे में किया। कुछ बताएँ? हाँ जी, वो एक रिदमिक हुँ, हुँ। इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी। जो मे एक हर एक आर्टिस्ट की एक पर्सनल लाइकिंग होती है, हुँ, बीइंग अ परफॉर्मर, बीइंग अ म्यूजिशियन। हुँ। जैसे जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ, कभी आपने शायद देखा होगा, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे सारे का सारा रिदम सेक्शन होता है और इधर सारे का सारा ओके, मेलोडी सेक्शन होता है, जैसे गिटार, वायलिन, बैंजो, ओके, फ्लूट, कीबोर्ड, बेस गिटार, वो सारे इस साइड होंगे। ओके। लेकिन आप देखेंगे कि 90% मेरा चेहरा इधर रहता है। हुँ, हुँ। मेरा ये हाथ ज़्यादा लेफ्ट हैंड चलता है, तो मैं उनको इशारे करता हूँ। इसका क्या मतलब है, कॉन्शियसली अगर आप देखें, कि मेरा जो पर्सनल डिज़ायर है, जो क्लोज़ नेस है, वो रिदम के साथ ज़्यादा है। हुँ, मुझे ये होता है कि जो पैटर्न है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल टैपिंग ऑफ द कंपोज़िशन। हुँ, तो मेरे के साथ खूबसूरती से ये बात ज़्यादातर हो जाती है कि जब हम लोग घर से कॉन्सर्ट की ओर चलते हैं, चाहे वो आप होटल से जा रहे हो, तो जाते-जाते कुछ अफ़साने बन जाते हैं। हुँ, मैं कुछ लिख लेता हूँ, उसकी कंपोज़िशन बन जाती है, तो स्टेज पे मेरे म्यूज़िशियंस को वो नहीं पता होता कि मैं क्या गाने वाला हूँ। हुँ। कंपोज़िशन की एक खूबी या उसकी एक कमी ये समझ लीजिए कि आप कीबोर्ड या गिटारिस्ट को बोल दोगे कि अच्छा सी शार्प मेजर कॉर्ड दे दीजिए, हुँ, तो वो दे देगा। ये बोलना आसान है। रिदम वाले को आप ये नहीं बता सकते कि 120 टेम्पो का दादरा जहाँ आप कहरवा लगा लें। लगा दो। वो आपको किसी न किसी तरीके या तो मुँह से बता के बताना पड़ेगा या किसी चीज़ पे। तो वो मेरी इन्वेंशन की सबसे बड़ी वजह ये थी। जैसे आपने अब यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे, ठीक या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे गुरुजी अब सेलिब्रिटी बन गए या हमारे टीचर अब सेलिब्रिटी बन अच्छा, गए। अच्छा, नहीं। तो उनके लिए गुरु गुरु ही है, टीचर टीचर ही है। या तो कभी आज के टाइम में आपको ऐसा कभी आया कि कोई स्टूडेंट आपको आए और बोले कि सर मुझे आपसे आपसे पर्सनली सीखना है, हुँ, हुँ। कि आपको इतना नॉलेज है, आपने पढ़ाया और मैं किसी और से सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा। अच्छा। तो उस टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स होता है आपका? पहली बात तो मैं कभी भी हमारे बीच जिन लोगों को भी मैंने पढ़ाया, कभी गुरु शिष्य वाली बात या उस्ताद शागिर्द वाली बात नहीं, बहुत सी दोस्ताना थी, क्योंकि एमफिल करके आप तकरीबन हम उम्र हैं जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना? आपने डॉक्टरेट शुरू कर ली, वो मास्टर्स में आ गए, कितना 2-3 साल का फ़र्क होगा हुँ, आपकी और उनकी उम्र में। हुँ, तो हमेशा दोस्तों जैसा मतलब ताल्लुक होता था, पहली बात। दूसरा, जो आपने ज़िक्र किया था कि शाम को कोई महफ़िल होती थी जिसमें वो सुनते थे, वो महफ़िल नहीं होती थी, एक्चुअली मेरी जो क्लास थी वो आफ्टर लंच होती थी। अच्छा। मतलब 2 से 3 लंच हुआ हुँ, और हुँ। 3 से आगे 5 बजे तक क्लासेस हुई। 2 अच्छा। 1-1 घंटे की, 2 एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकंड ईयर। हुँ, हुँ। तो ऐसा कई बार होता था, मुझे इस बात का फ़ख्र भी है, गुरूर भी है, खुशी भी है, कि जो बच्चे क्योंकि बहुत छोटा डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का, आपको पता चलता था कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, क्योंकि हाँ, बहुत ही लिमिटेड से हाँ। लिमिटेड सीट्स हैं, 16 सीट्स होती थी मास्टर्स में है, और 8 सीट्स होती थी एमफिल में, पीएचडी में, उसमें भी उससे भी कम हो जाती कम थी। बहुत छोटा-सा डिपार्टमेंट था, तो हर एक बंदे का पर्सनली आपको पता होता था। तो जो स्टूडेंट सुबह नहीं आया, वो कई दफ़ा 3 बजे आ जाता था मेरी क्लास में। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत फ्रेंडली था। हुँ, उनको मैं कहता था, जो आपका जी चाहता है पहले गा लो, फ़िल्मी गाने गाने हैं, लता जी का गाना है, नुसरत साहब का गाना है, जो फ़ोक गाना है, ग़ज़ल गानी है, गाओ, सुनाओ, मेरे को हुँ, क्या अच्छा लगता है आपको। उसके बाद हुँ, मैं जो हमारा जो क्या कहते हैं सिलेबस है, वो भी कंप्लीट ज़ाहिर-सी बात है करवाना होता था। हुँ, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट जो सुबह नहीं आते थे, शाम को आते थे, उनके साथ आपका ऐसा दोस्ताना सलूक था कि आप कभी कहेंगे अच्छा यार आज जहाँ वहाँ चलते हैं। तो जब भी कोई टूर होता था, उनको होता था कि अच्छा सरताज सर ज़रूर जाने चाहिए। तब तो वो सतेंद्र सर ही कहते थे ज़्यादातर। हाँ, हाँ। अच्छा हम लोग टूर पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, जितने फंक्शन होते थे, चाहे फ्रेशर पार्टी है, चाहे फेयरवेल पार्टी है, चाहे लोहड़ी मन रही है, चाहे दिवाली मन रही है, हम लोग नाच रहे हैं इकट्ठे, स्टूडेंट और मैं। हुँ, तो और शुरुआती दौर में जब हम लोग परफ़ॉर्म करने जाते थे, तो मेरे ज़्यादातर म्यूज़िशियंस मेरे स्टूडेंट होते थे। ओह! अच्छा यार तू कीबोर्ड अच्छा बजा लेता है, चल उठा, आज हाँ, वहाँ शो है। शो या मतलब प्रोग्राम है, थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस है, वो तबला बजा लेगा, तू हारमोनियम पकड़ लेना, तू ढोलक पकड़ लेना, तू ये कर। दैट्स ग्रेट। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप ऐसे बैठे हैं, अच्छा तूने ये क्यों किया, मार रहे हो या डाँट रहे हो। नहीं, नहीं, मेरा ये तरीका नहीं था पढ़ाने का।
और अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी से आते हैं, काफ़ी वैसे लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊँ, लेकिन मैं हुँ। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब मेरे ख़्याल से आप लोगों से ज़्यादा मेरी मेरी ज़ुबान वालों को या जो ऑडियंस है उनको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि मैं पेरिस में परफ़ॉर्म करूँ, वो चाहते हैं कि मैं लंदन में जाऊँ, वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क जो पंजाबी रहते हैं मैं वहाँ परफ़ॉर्म करूँ। तो अब मेरी प्रेफ़रेंस वो हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे से बेहतर आपको टीचर्स ज़रूर मिल जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है मेरे से बेहतर होंगे जिनको क्लासिकल मौसीकी का ज़्यादा पता है, जिनको रागदारी ज़्यादा पता है, जिनको नोटेशन ज़्यादा पता है, वो आपको अच्छा सिखा सकते हैं। आप मुझे इसी काम के लिए रहने दें। मेरा ये जवाब होता तिंदरपाल सिंह सैनी है। या से सतिंदर सरताज कैसे बने? मुझे ये लगता था कि जब भी कोई शायर होता है तो उसका एक तख़ल्लुस होता है। जैसे शिव कुमार साहब थे उन्होंने बटालवी बना लिया, हुँ, असदुल्ला खान साहब थे उन्होंने गालिब रख लिया। हुँ। किसी ने जितने भी आप उसको तख़ल्लुस बोलते हैं। तो मैं मुझे ये लगता था जब शुरुआती दौर में मैंने शायरी की तो अच्छा यार क्या मतलब क्या लिखें, कैसा करें? तो एक मेरा अफ़साना है तीजा रात्रि दा पैर मेरी अख खुल गई, मेरे ख्वाबां उत्ते तारियां दी लो डुल गई। आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड हॉस्टल नंबर 2 रूम नंबर 1 43 ब्लॉक नंबर 1 रूम नंबर 43। वाह! कैसे याद है? हाँ, नहीं, ये तो मेरा फ़ेवरेट नंबर है। अच्छा। तो उसकी बालकोनी सुबह 3 या 4 बजे हुए हैं क्योंकि वही मेरा इल्म होता था लिखने का। तो तारे निखरे हुए हैं आसमान पे तो मैं देख रहा हूँ। तो उसका जब स्टैंजा दर स्टैंजा आप लिखते जाते हैं, आखिरी शेर था कि मेरी बेनती नूं सुन तारे अंबरा तो लथे, सारे खुशी-खुशी आके वस गए मेरे मत्थे। उसे दिन तो है साडे सिर तारिਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰਤਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੀਜਾ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੈਰ मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह से इत्तेफ़ाकन वो सरताज लफ़्ज़ मेरी शायरी में आया जो मुझे लगा कि ये आपका तख़ल्लुस बन गया है। और आप उसकी साउंड देखें तो स, र, त उसमें भी है, उसमें भी है। तो वो सिमिलर साउंड करता था इसलिए वो मेरे ख़्याल से तख़ल्लुस हो गया। सरताज जी, आपकी फैमिली के बारे में बहुत ही कम पता है लोगों को, जी। तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएँ? फैमिली मेरे माता अभी सारे लोग यहीं रहते हैं चंडीगढ़। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने बताया पंजाब में डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है। हमारा गांव है बजरावर, ओके। BAJRAWAR, लेकिन वैसे बजरौर उसको बोलते हैं जैसे लाहौर कहते हैं। तो जब से मैं यूनिवर्सिटी आया उसके बाद कितना अरसा तो यहाँ पढ़े फिर पढ़ाया और उसके बाद यहीं सेटल हो गए। तो सारी फैमिली हमारे यहाँ इकट्ठे रहते हैं। मेरे भाई बड़े भाई हैं और वाइफ उनकी वाइफ और मम्मी पापा। जैसे ब्लैक प्रिंस फ़िल्म आपने की, उसके या बाद क्या कोई ऐसी फ़िल्म पाइपलाइन में है जो आपकी आने वाली है? हाँ, वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट्स एज़ वेल। हाँ, और काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी हद तक काम हो गया है, लेकिन वी विल गिव अ ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून। हुँ, हुँ। तो वो किस तरह की होगी हम लोग एक नेशनल फ़िल्म इंडस्ट्री जो हमारी हिंदुस्तान की है उसमें भी है, जो हमारी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री है क्योंकि मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी कुछ ना कुछ करने की हमारी कोशिश है। दैट्स गुड। या जैसे आजकल जो गायक हैं, वो पंजाबी फ़िल्म में भी अपना एक वो दिखा रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं। जी। तो और साथ-साथ में गायकी भी दे रहे हैं, प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में आपका? प्लेबैक में काफ़ी मतलब कई सालों से हमें प्रपोज़ल थे ऑनेस्टली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अवेलेबल नहीं हैं, हुँ, कई हुँ। बार मिस मैच हो जाता है जी टाइमिंग, कई हुँ, बार हुँ। ऐसा होता है कि यार ये मैं नहीं गा सकता, मेरी ये ज़ोन नहीं है या आपका फ़ोर्टे नहीं है। या आप मैं ये गाऊँगा तो शायद अच्छा ना रहे, आप किसी और से गवा लें। कुछ ऐसे गाने होते थे जो मेरी ऑडियंस पर्टिकुलरली हो सकता था ये ना चाहती हो कि मैं वैसे गाने गाऊँ, तो इस हिसाब से कभी मना नहीं है, लेकिन अभी बहुत जल्द मेरे ख़्याल से ये आपको देखने को मिल सकता है। वेरी नाइस। या अच्छा, एक और सवाल था मेरे मन में कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका फ़ेवरेट राग कौन-सा है? तो अच्छा फ़ेवरेट राग कौन-सा है? ये वैसे पहली बार किसी ने किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा फ़ेवरेट राग है गुजरी तोड़ी। ओके। तो जब एमफ़िल आप करते हैं तो आपको एक राग में कुछ कंपोज़िशंस बनानी होती हैं खुद, हुँ, हुँ। जो कि उस राग को मेंटेन रखे, तब मैंने यही रखा था। तो गुजरी तोड़ी में ज़्यादातर मेरी कंपोज़िशन में असर वो आ जाता है। किस टाइम गाने वाला ये राग है? इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है, आप दिन के दूसरे पहर में हुँ, भी हुँ। गा सकते हैं ज़्यादातर। जैसे ओके। आपकी बैकग्राउंड शायद एजुकेशन से है तो आपको पता होगा। तो लेकिन आजकल इतना ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती कि आप कौन-सा राग किस वक़्त गा रहे हैं, क्योंकि जब आप
एजुकेशन के फील्ड में हैं, हम्म। तब आपकी क्लास हो सकता है शाम को हो, राग आप सुबह का गा गा रहे रहे हैं। हो। कई दफ़ा आपका क्लास सुबह 9 बजे है, लेकिन आप यमन कल्याण गा रहे हैं, वो शाम का राग है। लेकिन हाँ, अगर गवैया मेंटेन करने वाला हो तो असर मेरे ख्याल से हर वक्त हो सकता है। फेवरेट ताल? फेवरेट ताल, अच्छा वो तो अच्छा दीपचंदी। ओके। हाँ जी। मुझे लगा मेरी तरह आप बोलोगे कैरवा। क्या? पंजाबी है ना, पंजाबी ताल। पंजाबी, हाँ जी, फिर उसमें फेवरेट वाली बात नहीं होती, वो तो ऑल टाइम, जबरदस्ती वाली वो बात तो होगी। है ही है ना, जब कुछ ताल नहीं बजेगी तो कैरवा ही कैरवा बजेगा। बजा लो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे वैसे पर्सनली मुझे तीन ताल, क्योंकि अच्छा, वो इजी ताल है, एंड कैरवा बिकॉज ऑफ पंजाबी हाँ पंजाबी जी। ताल है, सो दैट्स व्हाई। दीपचंदी की खूबी है कि उसका एक अपनी चाल है उसकी, हम्म। है ना? तो ये जो रसीद है, वो हम्म। दीपचंदी ताल में ही है, इसलिए कई लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, वैसे जितनी देर मैंने भंगड़ा किया है तब हाँ। तक तो मुझे ढोल मेरा फेवरेट था। अब भी वैसे बहुत अच्छा लगता है, जब मेरा जो ढोल प्लेयर है वो सबसे लास्ट में बैठा होता है तो मेरी सबसे ज़्यादा निगाहें उनसे मिलती हैं। जब भी वो कोई एक छींटी भी गलत मारता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं ये नहीं, इसको ऐसे करो। तो अच्छा। मेरे ख्याल, मैं ये समझता हूँ, कह नहीं सकता कि मेरा फेवरेट ताल राग, सॉरी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, सारंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म। बेसिकली। अगर आप मेलोडी मेलोडी की बात करोगे तो सारंगी, इसराज, वायलिन। इसराज के एक दो दफ़ा हमारी साथ परफॉर्म किया है किसी ने, बहुत अच्छे उम्दा प्लेयर थे, तो अब भी हम लोग इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि कोई कुछ ऐसा प्लेयर हो। वायलिन हम दोबारा ऐड कर रहे हैं, सारंगी मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, लेकिन पंजाबी होने के नाते, जैसे आपने ताल पूछा था वो तो चाहे दीपचंदी, लेकिन पंजाबी होने के नाते ढोल हमें बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? इन बॉलीवुड, बोथ बता दो। अच्छा। फेवरेट नहीं, एक्टर, तीनों अच्छा, बता, हॉलीवुड का भी बता दो, अब तो हॉलीवुड में भी काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे सोच रहा था कि फेवरेट एक्टर आप हॉलीवुड से ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आप बताओ, अच्छा। मेरे को तीनों बता दो। ओके, तो सबसे पहले मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे उन्हीं का इम्प्रेशन है। तो रणबीर कपूर मुझे फाइनेस्ट एक्टर लगते हैं। एज एन एक्ट्रेस परफॉर्मेंस वाइज मेरे ख्याल से विद्या बालन इज़ द फाइनेस्ट। दीपिका भी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो राइट। वहाँ टाई ही है। In Hollywood film industry, it's tough because I have so many favorite actors. But okay, कंफ्यूज हो गया। या कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा चार है। चार हाँ। नाम आ रहे हैं। बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर हाँ, एक्ट्रेसेस है। तो परफॉर्मेंस वाइज जो हर फिल्म में आउटरेजियस परफॉर्मेंस देते हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्योंकि वो वैसे भी सब फेमस भी हैं और लोग उनको जानते भी हैं। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ, अदरवाइज बेन एफ्लेक ओके। इज द फाइनेस्ट। वो ऐसे मेरे ख्याल वाहिद ऐसे एक्टर हैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो खुद डायरेक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं सेम फिल्म में। ओके। सो दिस इज़ अ ह्यूज डील। ओके। और इन बॉलीवुड? उसमें अभी एक्ट्रेस बाकी है हॉलीवुड में। अच्छा अच्छा, हॉलीवुड में हाँ, एक्ट्रेसेस बाकी है, ओके। हीरोइन बाकी थी, तो उसके लिए आई वुड गो टू, ओके, उसमें भी काफ़ी टाइज हैं, लेकिन अब लियोनार्डो का नाम लिया है तो उनके साथ कौन जमेगी? एनी एनी हैथवे, ओके। या मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। जेनिफर लॉरेंस जो या। कि मौजूदा दौर में मतलब कमाल की अदायगी, आप उनकी फिल्म जो नॉन कमर्शियल फिल्म है, एक दो उन्होंने फिल्म की है तो उसमें फाइनेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी, तो या दोस वर हियर। इन बॉलीवुड? बॉलीवुड जिमी जिमी शेरगिल, जाहिर सी ओके। बात है, ही इज़ द फाइनेस्ट एक्टर। एंड इन एक्ट्रेसेस आई थिंक मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हैं ओके। अनफॉर्चुनेटली, बट जिनमें देखी हैं वो मेरे ख्याल से नीरू, बाजवा। या नीरू नीरू, यस, बाजवा। या। मेरे भी वही फेवरेट अच्छा, है। चलिए। नीरू बाजवा। फेवरेट राग हो गया, ताल होगी, इंस्ट्रूमेंट हो गया। म्यूजिक कंपोजर फेवरेट एंड म्यूजिक डायरेक्टर? कंपोजर तो खान साहब से बड़ा मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। नुसरत अली खान साहब की जो कंपोजिशन है, आप उनको गवैये के तौर पे जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो फेमस इसलिए थे क्योंकि उनकी कंपोजिशंस इतनी कमाल थी कि कोई भी गा देता था, वो कमाल होना था। तो कंपोजर नुसरत अली खान साहब। जैसे आप सॉन्ग राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, शायर भी हैं,
Yeah. अपने लिए, अपने गानों के लिए तो लिखते ही हैं आप। Yeah. कभी ऐसा भी हुआ कि आपको कभी किसी अनदर सिंगर ने अप्रोच किया हो कि हमारे लिए एक गाना लिख दो या हमारे लिए कुछ राइटिंग दे दो? नहीं, ऐसा तकरीबन मेरे ख़्याल से 1-2 दफ़ा चाहे हुआ हो, इतना ज़हन में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि जो खुद शायर हैं और गवैये हैं, कंपोज़र हैं, वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो खुद की चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि जो किसी और की चीज़ें गा रहा है, वो उनसे मेरे ख़्याल से उनको लेनी चाहिए जो गाते नहीं हैं, सिर्फ़ लिखते हैं। हुँ। या जो सिर्फ़ कंपोज़र हैं, गवैये नहीं, उनको गवैये की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों का वो कहता है ना कि विन-विन सिचुएशन होती है दोनों के हुँ। लिए। तो मेरे ख़्याल से यही जायज़ बात है। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी किसी ने अप्रोच कर दिया, तो हाँ, क्या आप उनको लिख के देंगे? विल सी व्हाट इज़ द सिनेरियो फॉर व्हाट इट इज़, हुँ, है ना? हुँ। उसका मसला क्या है, हुँ, उसकी हुँ। तबीयत क्या है, या सारी चीज़ें वो आप स्टडी करते हैं कि कहाँ पर वो गाना पिच हो रहा है, किस तरीके की ऑडियंस है, वो आपको एप्रोप्रिएट लगती भी है या नहीं लगती। देयर आर हुँ। सो मेनी थिंग्स टू थिंक। हुँ, हुँ। अच्छा लगा मुझे वैसे आपसे मिलके, लेकिन मैंने जितना मतलब सोचा नहीं था कि अच्छा हाँ, लगेगा। नहीं ये नहीं सोचा था कि अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सोचा था बहुत ही ऐसे सीरियस वाले सरताज होंगे, ऐसे बहुत ऐसे, अच्छा, लेकिन ऐसे पॉइज़्ड पॉइज़्ड हाँ, बैठे होंगे, हाँ, अच्छा। तो मतलब ठीक है। बस वो कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और ओह! ऐसा। अच्छा। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि हम मतलब इतना खुल के बात करेंगे और बीच में ऐसे फन भी कर लेंगे अरे थोड़ा-सा, हँस भी पहले लेंगे मैं आई ये मीन। देखिए, ज़्यादातर ये मेरी इमेज बन चुकी है। हेलो ऑडियंस, दिस इज़ सत्येंद्र सरताज। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसे होंगे और कहेंगे क्या बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई एम वेरी कैज़ुअल गाय, और मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी जीता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। कई बार होता है ना, वाइफ को मनाने के लिए, मदर को मनाने के लिए, किसी को मनाने के लिए घर में कभी खुद फ्री बैठे हैं तो काम कर लें। तो अच्छा। तो कौन-सा काम करना घर का आपको पसंद है? देखिए, मैंने किया नहीं है, लेकिन मेरा सबसे फ़ेवरेट काम अच्छा। एक्चुअली आज भी अगर पूछोगे तो घर सजाना ही होता है। ओह! सफाई खाना नहीं मैं बना सकता, मेरे को ओके। मैगी भी नहीं बनानी आती। चाय शायद बना लूँ क्योंकि चाय मेरी फ़ेवरेट है। ओके। खाना मैं बिल्कुल नहीं बना सकता, लेकिन सफाई और मेंटेनेंस और चीज़ें कहाँ कैसे रखनी है, यू नो दैट परफेक्शन, दैट इज़ इन माय ब्लड। मतलब जो मेड आती होंगी वो आपकी वाइफ से कम डरती होंगी और आपसे ज़्यादा डरती नहीं, नहीं, होंगी। किसी को ये नहीं पता है, ये तो आप मेरे से आज पूछ रहे हैं, तो ओके। मेरे को तो कभी पता नहीं होगा कि अच्छा ये काम इनको अच्छा लगता है, या ये इसकी तरफ ध्यान भी देते होंगे या कुछ। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं हॉस्टल में हुआ करता था, तकरीबन 7 या 8 साल मैं एक रूम में रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर 143। तो सारी यूनिवर्सिटी में अब तो 8 हॉस्टल हो गए हैं बॉयज़, पहले 6 होते थे। सो 6 के 6 हॉस्टल में, एक हॉस्टल में 300 कमरा होता है, तो ऑलमोस्ट 2000 हुँ। रूम्स में लोग मेरा रूम देखने आते थे कि कितना सजा-संवरा है, कितना साफ साफ-सुथरा। है, एंड ऑल दैट, या ओह, दैट्स ग्रेट। या सरताज, जाते-जाते हमारे एपिक देख रहे दर्शकों के लिए कोई संदेश? संदेश तो कुछ नहीं है, गुज़ारिश है कि मेरे ख़्याल से ये हमारी पहली इंटरव्यू है एपिक पे, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, रूबरू होके आपके साथ। और इन्होंने बहुत नए सवाल पूछे जो मुझे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते। तकरीबन सेम तरह के सवालात होते हैं, लेकिन आपकी बैकग्राउंड मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि क्लासिकल डांस से डांस है। से है, तो जी। उस चीज़ का असर वो दिखता है, तो आपको बहुत इस चीज़ की मुबारक हो। थैंक यू। और मेरे ख्याल से फ़िलहाल का मौजूद यही है कि रसीद जो मेरी तमाम क्रिएटिविटी, आज तक मैंने जितनी शायरी की है, कंपोज़िशन की है, गाया है, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज़ रसीद टिल डेट। लोग कहते थे कि आपने साईं गाया है, वो आपका फेवरेट होगा, लोगों को अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि ये दूसरा साईं है जो एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद नवंबर 2008 में साईं लिखा था, और ये नवंबर 2018 में रसीद आया है। तो मुझे ये लगता है कि वो उसी तरह की बात है। वो थोड़ी आसान थी, ये थोड़ी शायराना है, तो मेरे ख़्याल से ये कम लोगों का साईं बनेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी सुनें, सराहें और हमें दुआएँ दें। आपको मिलकर मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है कि खुद से जीतने की ज़िद है उन्हें, खुद को भी हराना है। वो भीड़ में है दुनिया के, पर उनके अंदर एक ज़माना है। हाँ, थैंक यू सो मच सरताज, थैंक आपसे यू। मिलकर, बात कर आपके रूबरू होकर हमें या बहुत ही अच्छा लगा। आई होप मेरी ऑडियंस ने भी बहुत एन्जॉय किया होगा आपका आज का ये इंटरव्यू। बिल्कुल। और आप सभी भी बहुत खुश रहिए, खाएँ, पिएँ, ऐश करें, खूब मस्ती करें, फुल एन्जॉय करें, अच्छा म्यूज़िक सुनते रहें और देखते रहें एपिक।